आईएएस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में यह जानेंगे कि भारत में सरकार या सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल कौन है। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद ही भारत में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कई मुद्दों पर बहस शुरू हो गई। 1973 में आए एक फैसले ने लकीरें खींची, लेकिन सवाल अब भी सामने है, संसद या सुप्रीम कोर्ट कौन ज़्यादा ताकतवर या पावरफुल है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को लोकतंत्र के 3 स्तंभ कहे गए हैं। बाद में पत्रकारिता को चौथा खंभा कहा जाने लगा, हालांकि संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के कुछ ही सालों के बाद जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच अधिकारों को लेकर बहस शुरू हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि किसके पास ज्यादा पावर है। दरअसल दोनों के बीच संविधान निर्माताओं ने बिना कुछ लिखे ही एक लक्ष्मण रेखा खींची है, जिसका पालन एक दूसरे का सम्मान करते हुए करना है। लेकिन ये लकीर पहले ही बहुत महीन थी और जिस तरह से जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच बीते हुए कुछ सालों में कई इश्यूज पर मतभेद देखने को मिले हैं, उसे लग रहा है ये लकीर अब धूमिल होने लगी है और दोनों पक्षों की अब ये नहीं दिखाई दे रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद में अपने एक भाषण के दौरान जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे संसद के काम में बार बार हस्तक्षेप कर रहा है। वाजपेयी ने इस भाषण में हालांकि सुप्रीम कोर्ट का पक्ष लेते हुए कहा कि अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ठीक से काम नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को तो आगे आना ही पड़ेगा। हाल ही में जजों की नियुक्ति को लेकर कोलेजियम सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच भी गहरा मतभेद उभर कर सामने आया, जिसको लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू जी ने प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ सिंह को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि जजों की नियुक्ति में सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। किरेन रिजिजू जी ने इससे पहले कोलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। भारत में साल 1993 से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम सिस्टम लागू है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के साथ 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। एक कोलेजियम जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की सिफारिश केंद्र सरकार से करता है। वहीं हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ जज शामिल होते हैं। कोलेजियम सिस्टम के तहत यूनियन गवर्नमेंट सुझाए गए नामों पर सिर्फ आपत्ति या ऑब्जेक्शन जता सकती है, उनके बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकती है, लेकिन किसी की नियुक्ति पर रोक नहीं लगा सकती है। लेकिन अगर कोलेजियम ने किसी नाम पर मुहर लगा दी है तो कानून मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंजूरी दे देते हैं। विवाद की जड़ यहीं पर है। साल 2014 में जजों की नियुक्ति को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में 99वें संशोधन करके केंद्र सरकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था। इस आयोग के जरिए जजों की नियुक्ति में सरकार का भी दखल बढ़ जाता। इसके तहत जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में 2 वरिष्ठ जज, केंद्रीय कानून मंत्री और 2 लोग सिविल सोसाइटी के शामिल होते, जिनमें एक की नियुक्ति प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की सलाह से होती, तो दूसरा सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय से या महिला को शामिल किया जाता। लेकिन साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समीक्षा की और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति को खारिज कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पार्लियामेंट सर्वोच्च होती है, लेकिन भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी अधिकार दिया गया है कि संसद में बने किसी भी कानून की वह समीक्षा कर सकता है
और संविधान के मूलभूत सिद्धांत से मेल ना खाने पर उस कानून को रद्द कर सकती है। भारतीय संविधान में शक्ति के बंटवारे, अवरोध और संतुलन के इस महीन सिद्धांत को समझने के लिए हमें पहले एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के पूरे सिस्टम को समझना होगा। क्या होती है कार्यपालिका? सरल शब्दों में समझते हैं तो कार्यपालिका का मतलब व्यक्तियों के उस समूह से है जो कानून या कायदे को रोजाना लागू करते हैं। सरकार के रोजाना मामलों में भी एक संस्था हमेशा फैसला लेती है और दूसरी संस्था उसे लागू करती है, जिसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव सरकार का वह अंग है जो विधायिका के फैसलों को लागू करती है। कई बार एग्जीक्यूटिव भी नीतियां बनाने में हिस्सा लेती है। एग्जीक्यूटिव की व्यवस्था में कई देशों में अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे कहीं राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है तो कहीं चांसलर होते हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अलावा पूरी अफसरशाही भी शामिल होती है। सरकार के मुखिया और मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। भारत में संसदीय कार्यपालिका है। यहाँ पर राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास ही सारी ताकत होती है। राज्यों में वैसे ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल होता है। अस्थायी कार्यपालिका यानी अफसरशाही की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल के लिए गए फैसलों को लागू करना होता है। दरअसल कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और अधिकारियों या प्रशासनिक मशीनरी का एक व्यापक संगठन शामिल होता है। इस ढांचे को नागरिक सेवा कहा जाता है। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक रूप से हमेशा तटस्थ रहेंगे, यानी किसी भी नीति पर विचार करते समय अधिकारी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं करेंगे। क्या होती है विधायिका? विधायिका का मतलब यहाँ संसद या विधान सभाओं से है, जिसका काम सिर्फ कानून बनाना नहीं है। उनके कई कामों में एक जिम्मेदारी है कानून बनाना। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, मतलब यहाँ संसद के दो सदन हैं जिसमें राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। इसी तरह राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है। भारत के अभी 5 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसी भी राज्य के लोग विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं और ये सदस्य राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। दरअसल राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों को अपनाया जा सकता था। पहला, अभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी सभी राज्यों के लिए संख्या तय कर दी जाए। दूसरा तरीका, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें तय कर दी जाए। भारत की राज्यसभा में दूसरे सिद्धांत का पालन किया गया है। अब आइए समझते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के प्रतिनिधियों को जानना, या उनके प्रतिनिधि सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसी तरह विधानसभा के लिए चुनाव होता है। इस चुनाव के लिए पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। विधानसभा के लिए यही सिद्धांत राज्यों में अपनाया जाता है। चुनाव में मतदान के लिए उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को 5 साल के लिए चुना जाता है। हमारे देश में यानी कि भारत में लोकसभा यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या 543 है। संसद का काम। कानून के बनाने के अलावा संसद के पास कई दूसरे अहम काम हैं, जिसमें पहला है विधायी कामकाज। दरअसल संसद का काम मुख्य तौर पर बनाए तैयार किए गए बिलों को मंजूरी देना होता है, जिसके बाद वो बिल कानून
का रूप ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले इन बिलों को तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालय की होती है। बिल या विधेयक का उद्देश्य उसको संसद में पेश करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिल मंत्रिमंडल की मंजूरी के संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण और उससे काम लेना। विधायिका का काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र तक सीमित रखना है और जिस जनता ने चुना है उसके प्रति जिम्मेदार बनाए रखना भी विधायिका करती है। वित्तीय कार्य। सरकार चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। ये पैसा टैक्स के जरिए आता है। विधायिका इन टैक्स पर नियंत्रण और सरकार के खर्चे पर भी नियंत्रण करती है। भारत सरकार को अगर कोई नया टैक्स सिस्टम लागू करना है तो उसे संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। सरकार को अपने बजट यानी खर्च और राजस्व का ब्यौरा संसद को बताना पड़ता है। रिप्रेजेंटेटिव। संसद के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि देश के तमाम क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के विचारों को प्रतिनिधित्व मिले। बहस का मंच। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद है, जहां पर देश को संबंधित किसी भी मुद्दे पर बहस हो सकती है। संसद के सदस्यों को किसी भी मुद्दे पर बोलने की आज़ादी है। विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस। संसद के पास संविधान में संशोधन की शक्तियां हैं, लेकिन हर संशोधन को लोकसभा के साथ ही राज्यसभा की भी मंजूरी मिलना जरूरी है। निर्वाचन। संसद चुनाव भी कराती है। इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव शामिल है। न्यायिक कामकाज। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में चुनाव के साथ ही संसद को इन दोनों ही पदों पर बैठे व्यक्तियों को हटाने का भी अधिकार है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को भी हटाने की शक्ति है, लेकिन नियुक्ति का अधिकार नहीं है। भारत में न्यायपालिका की आज़ादी। सरल शब्दों में कहें तो न्यायपालिका की आज़ादी का मतलब सरकार के दूसरे अंग विधायिका और कार्यपालिका किसी भी तरह से न्यायपालिका के काम में बाधा ना डाले। विधायिका या कार्यपालिका अदालतों के फैसलों में हस्तक्षेप ना करे। न्यायाधीश बिना किसी भय या दबाव में काम करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो जुडिशरी है किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। लोकतंत्र का ये अंग देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और जनता के प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका की संरचना। सुप्रीम कोर्ट। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह हाईकोर्ट के जजों का तबादला कर सकता है। किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। किसी भी हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। हाई कोर्ट निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए रिट जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमा का निपटारा कर सकता है। अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। अब है नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील पर सुनवाई गंभीर किस्म के क्रिमिनल केस पर फैसला देती है। अधीनस्थ अदालत फौजदारी और दीवानी के मुकदमों पर विचार। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अधिकार है? हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्व है, क्योंकि वह एक प्रहरी के तौर पर कार्य करती है। तो पहला आपका है मौलिक। केंद्र और राज्यों, विभिन्न राज्यों में आपसी विवादों को निपटाना है। इसमें सीधे सुनवाई का अधिकार
है, मतलब ऐसे मामलों में निचली अदालत में पहले सुनवाई हो ये जरूरी नहीं है। मौलिक अधिकार इसलिए कहा गया है क्योंकि केंद्र राज्य या राज्यों के बीच विवाद को सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जा सकता है और इसलिए इसे कहा जाता है मौलिक अधिकार। और ये सारे फैसले आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में किए जाते हैं। अपील, दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई, सलाहकारी, जनहित के मामलों और कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, रिट, किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण, लेख और जांच का आदेश देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास है विशेषाधिकार। भारत में किसी भी अदालत की ओर से दिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई का अधिकार है। न्यायपालिका, सरकार और संसद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि न्यायपालिका ने संविधान को ठेंगा दिखाने वाली सोच पर अंकुश लगाए रखा है। यही वजह है राष्ट्रपति और राज्यपाल को मिली शक्तियां और इनके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है। हवाला कांड से लेकर पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन तक में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, जिसके दायरे में कोई नेता और नौकरशाह आ गए। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच कोई साफ साफ शक्ति के बंटवारे का जिक्र संविधान में कहीं भी नहीं है। संसद कानून बनाने और संविधान संशोधन कर सकती है, कार्यपालिका उसको लागू करने के लिए, तो न्यायपालिका विवादों को निपटाने और बनाए गए कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं इसकी समीक्षा कर सकती है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस तरह से क्रिस्टल क्लियर है पिक्चर कि जो हमारा जुडिशरी है उसके पास भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन 482 के तहत अनलिमिटेड पावर प्राप्त है और इस अनलिमिटेड पावर के कारण ही सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी पर वो अंकुश लगाने का कार्य करती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर विजिटिंग दिस चैनल। बाय।